हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और चैप्टर है एटम। सीबीएसई ने ये क्वेश्चंस रिलीज़ किए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे 90 अबव स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस गोल्ड माइन है। ये क्वेश्चन करे बिना उनको एग्ज़ाम में नहीं जाना है। मैं कहता हूँ क्योंकि मैक्सिमम पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता है, तो सारे क्वेश्चन करने से आपका स्कोर बहुत 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 अच्छा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्पिटेंस थोड़े बहुत टफ लगेंगे बट टिके रहना, लगे रहना, बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है 154। देखो, शुरू में कुछ ऑब्जेक्टिव है, थ्योरेटिकल है, हर तरह के क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो सीबीएसई की साइट पे जाके, या नॉर्मली गूगल पे कहीं भी आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन टाइप करो, आपको वॉल्यूम 1 के नाम से पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। 154 पहला क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन असर्शन पढ़ते हैं। असर्शन बोल रहा है कि द मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बिल्कुल सही है। जब पार्टिकल्स कंबाइन करते हैं तो कुछ मास जो होता है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये हमें अच्छे से पता है। अच्छा, रीजन बोल रहा है एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन द न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म द न्यूक्लियस। बेटा, जब भी न्यूक्लियॉन्स आपस में बाउंड होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, बिकॉज वो मास डिफेक्ट जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब। तो हम ये कह सकते हैं कि असर्शन बिल्कुल सही है बट रीजन गलत है। तो एक्सप्लेनेशन तो असर्शन का होने का सवाल ही नहीं है, तो हम इसके लिए आंसर क्या बोलेंगे? द आंसर विल बी सी। इस पार्ट का जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ के करना हमें। अगला क्वेश्चन क्या है? 155। ध्यान से देखो, 155 आपको बोल रहा है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम in the excited state, we don't know which is the excited state, is 8.28 upon pi into 10 to the power minus 15 electron volt second. What should be the minimum energy of light which can excite the electron from ground state to this excited state? बहुत सही बात है। मतलब ये हाइड्रोजन एटम किसी एक्साइटेड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट से उस एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के लिए, मान लो किसी भी एक्साइटेड स्टेट में हम ये कह सकते हैं वी डोंट, हमारा ग्राउंड स्टेट जो है उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये किसी एक्साइटेड स्टेट में है, उसका नंबर हमें पता नहीं है। अगर नंबर पता चल जाए तो हम एनर्जी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होती है -13.6, दूसरे की मतलब ग्राउंड स्टेट की होती है -13.6, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मानी लेवल 2 की होती है -3.4। जो फॉर्मूला होता है ना हमारा -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो थर्ड की होती है -1.51, फोर्थ की होती है -0.85। ऐसे हमें एनर्जी का पता है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कौन से एक्साइटेड स्टेट में, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। और उसका एकमात्र तरीका है, हमें पता है एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ, और हम सबको पता है बोर का सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि एंगुलर मोमेंटम इज NH/2 के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरा जो एंगुलर मोमेंटम वो दिया हुआ है 8.28 अपॉन पाई इंटू 10 टू पावर -15। यहाँ पर मैं H वगैरह की सारी वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो मेरा N निकल कर आता है 4। N कितना निकल कर आता है? 4 निकल कर आता है। इसका मतलब जो मेरा एटम है वो इस फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में है, और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो कितनी होती है? सॉरी मतलब N=4 में है, मतलब फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में। ये मिस्टेक मैं बार बार कर दूंगा, आप समझ लेना, आपको नहीं करनी है। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब N=4 में है, और N=4 की एनर्जी होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी होती है। तो अब -13.6 से -0.85 के अंदर मुझे जाना है, तो मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करूँगा, तो इतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट। तो दैट विल बी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो द आंसर विल बी बी। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, तब जाके हमें समझ आएगा। ठीक है, मुझे लगता है समझ आ गया होगा। तो हमारा आंसर आया इसमें बी। अब हम चलते हैं
तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग स्क्रीन पोज करके नोट कर सकते हैं, अगर आपको समझ आया या नहीं आया तो दोबारा देख सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 156 की तरफ। 156 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़े। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन हमें यूज़ करना पड़ेगा, वो हमें करना पड़ता है। The potential energy of electron in an excited state of the hydrogen atom is -3 electron volt. How many emission spectral lines are possible in this excited electron? तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2, लेकिन उसके लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारी n की वैल्यू क्या है। अब कई बच्चे भावुकता में लगा देंगे एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 अपॉन एन स्क्वायर और उसको 3 के इक्वल पुट कर देंगे और आंसर ले आएंगे। वो बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोला गया है, ना कि टोटल एनर्जी के बारे में बोला गया है। जो फॉर्मूला हम लगाते हैं -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम के लिए, वो किसके लिए होता है? वो होता है सिर्फ और सिर्फ टोटल एनर्जी के लिए। और हमें पता है कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है डबल ऑफ टोटल एनर्जी। ये फॉर्मूले मेरे को आपसे उम्मीद है कि आप सबको याद होंगे। नहीं भी याद हो तो अपनी कॉपी में साइड में खोल के बैठो नोट्स, जिससे तुम्हें आइडिया रहे। तो मतलब मेरी पोटेंशियल एनर्जी आई -27.2 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी वैल्यू तुमको दी हुई है -27.2 अपॉन एन स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 3। तो अगर मैं थोड़ा बहुत बे अप्रोक्सीमेशन यूज़ करता हूँ 9 टाइम्स, तो मेरा जो एन स्क्वायर आएगा वो लगभग 9 आएगा, और n कैन बी अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न एज 3। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल टू 3 में है, मैं कह सकता हूँ 4th एक्साइटेड स्टेट में है। अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला है, लाइंस का फॉर्मूला सबको पता है, नहीं है तो ध्यान रखना, n इंटू एन माइनस 1/2। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत लक फैक्टर काम कर रहा है कि 3 इंटू 3 माइनस 1/2, इसका आंसर भी 3 आ रहा है। मतलब द ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत इजी सवाल है, बस ध्यान लगाने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन कर लोगे, मैं कह रहा हूँ कोई तुमको 90+ से नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए बस, और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब चलते हैं 157 क्वेश्चन पे। 157 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले ध्यान से पढ़ते हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कई बच्चों को मैं समझाता हूँ, समझते ही नहीं है क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब होता है जो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है किसी भी एटम की, जैसे हाइड्रोजन की -13.6 होती है। अब मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, फ्री का मतलब मेरे को 1 से इन्फिनिटी तक भेजने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब उसको आयोनाइज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक भेजने के लिए जो एनर्जी चाहिए हाइड्रोजन की, वो -13.6 मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। तो अब ये बात हमें समझ आ गई। फॉर ए हाइड्रोजन लाइक एटम, अब हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसकी एनर्जी इतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि ये फॉर्मूला जो होता है वो Z पे भी डिपेंड करता है एनर्जी का। तो द ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 2 to 1, अगर कोई ट्रांजिशन 2 से 1 में हो रहा है तो हैज़ 81.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक्सेस एनर्जी देनी पड़ती है हाइड्रोजन वाले ट्रांजिशन, सेम ट्रांजिशन के लिए। मतलब जो ट्रांजिशन मैं हाइड्रोजन में करूँगा और जो ट्रांजिशन हाइड्रोजन लाइक एटम में करूँगा, तो मुझे इतनी एनर्जी उसमें देनी पड़ेगी। तो अगर मैं हाइड्रोजन में ट्रांजिशन करता हूँ, हम सबको पता है, ये याद रखना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो जैसे ये हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में फर्स्ट -13.6 होता है, और जो n इक्वल टू 1 पे और n इक्वल टू 2 जो होता है बेटा, वो होता है बेटा कितना, -3.4। तो अगर मुझे हाइड्रोजन में ट्रांजिशन करना है, तो हाइड्रोजन की ट्रांजिशन अगर 2 से 1 हो रही है तो वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाती है। दिस -13.4 माइनस और -13.6 जो मैंने पहले सिखाया, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाती है। लेकिन अब अगर मैं हाइड्रोजन लाइक एटम के अंदर ट्रांजिशन करता हूँ, तो हमें पता है कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो 13.6 बाई एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। हाइड्रोजन में जेड हमारा 1 हो जाता है। तो अगर मुझे हाइड्रोजन लाइक एटम में ट्रांजिशन करना है तो वो 2 से 1
डैश मान लेता हूँ, डेट इज डैश, तो वो हो जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, अब वो बोला है कि हाइड्रोजन लाइक एटम में जो ट्रांजिशन है वो ज़्यादा है, उसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए हाइड्रोजन के ट्रांजिशन से, और कितनी, 81.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या कि 10.2 जेड स्क्वायर माइनस 10.2 इज इक्वल टू 81.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं सॉल्व करूँगा 10.2 को कॉमन लूँगा, कट करूँगा, तो मेरा जेड स्क्वायर जो है वो 9 आ जाएगा। मतलब मेरा जेड जो है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 आ जाएगा, इसका मतलब जो हाइड्रोजन लाइक एटम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। जैसे हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -13.6 हुई। लेकिन अगर हाइड्रोजन लाइक कोई एटम है, क्योंकि मैंने अभी बताया था आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पे भेजने का, मतलब जो एनर्जी ग्राउंड स्टेट पे उतनी एनर्जी उसको दे दो आप, क्योंकि इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 होती है। तो अब अगर कोई और एटम होगा तो उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो होगी 13.6 प्लस 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, तो जेड स्क्वायर तो मतलब 13.6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं मेरी सुपर फास्ट कैलकुलेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो आ जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर आएगा, मतलब इसका आंसर आएगा डी। मैं आपको कह रहा हूँ बेटा मज़ा आने वाला है आपको, अगर आप ये सारे सवाल ढंग से कर लेते हो तो। हर एक सवाल एक से एक सवाल है, मतलब बहुत बढ़िया सवाल है। पोज करके आप रिवाइंड करके दोबारा समझ सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया है। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। चलो देखते हैं, मैं रब कर देता हूँ इसे, क्योंकि मेरे पास जगह की अत्यधिक कमी है। इसी PDF में मुझे सब कुछ लिखना है। देखो तुमको भी ऐसे ही सीखना है, जेई वगैरह के अंदर स्पेस कम होता है, जेई लेवल क्वेश्चन सही 158 पर आते हैं। इन ए हाइड्रोजन एटम, बहुत अच्छा सवाल है, हाइड्रोजन एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम N1 टू N2। अब मुझे नहीं पता N1 क्या है, N2 क्या है। Considering classical electromagnetic theory, the initial frequency of light emitted by electron in N1 state is 8 times as that in state N2। ओके, मतलब फ्रिक्वेंसी 8 टाइम्स है N1 और N2 की। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ N, पर पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, तो रेशियो निकाल लेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, फ्रिक्वेंसी का तो मुझे नहीं पता, तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेकिन टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम बार बार पढ़ते हैं, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n³ होता है। तो मतलब फ्रिक्वेंसी जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n³ होगी। अब वो बोल रहा है कि द इनिशियल फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन इन N1 स्टेट, मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट N1 को 1 मान लेता हूँ और इसको 2 मान लेता हूँ, वो है 8:1, दैट इज 8:1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड इलेक्ट्रॉन इन N1 स्टेट, फर्स्ट स्टेट इज 8 टाइम्स 8:1। अब मैं इसको n के टर्म्स में लिखूंगा तो इतना समझदार तो मेरे प्यारे बच्चे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको N2³ अपॉन N1³ लिखूंगा 8:1। अब दोनों साइड क्यूब रूट ले लूँगा तो आई कैन राइट N2/N1 एज 2:1। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि N2 इज़ 2 टाइम्स ऑफ N1। ओके, तो पॉसिबिलिटी लगाते हैं। पहली पॉसिबिलिटी N1 1 और 8 हो ही नहीं सकता, फिर 8 और 1 हो ही नहीं सकता। अच्छा, N1 को 2 ले लूँ और N2 1 नहीं हो सकता, क्योंकि N1 को 2 लूँगा तो N2 4 हो जाएगा। N1 को 1 ले लूँ, हाँ, और N2 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब दिस इज द पॉसिबल स्टेट ए। उल्टा मैंने इसलिए चला क्योंकि मुझे पता था आंसर ए होने वाला है। अगर मैं ए पे ही चला तो बाकी ऑप्शंस आप ट्राई नहीं करते। टफ थोड़ी है, बिल्कुल टफ नहीं है, बस फॉर्मूला ही तो पता होना चाहिए था, इतना ये पता होना चाहिए था। और ये तो पता है तुमको, तुमने तुम्हारी टेबल की साइड में सारे फॉर्मूले चिपका रखे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि तुम बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, इतना तो तुम सबने कर ही लिया होगा। चलो अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। मुझे ये भी पता नहीं है कि कितने बच्चे 158 क्वेश्चन तक भी पहुंचे होंगे मेरे वीडियो में। जो पहुंचे उनको बधाई हो कि वो इतना पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, टिके में, जमे में, लगे में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159 की तरफ। ये हाइड्रोजन एटम
इज इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू 4 है। इट डी एक्साइट्स बाई रिलीजिंग ए फोटोन ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ओके, मतलब ये भाई साहब n इक्वल टू 4 पर है। नीचे स्टेट इसके 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है। अच्छा, अब वो बोल रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब रिलीज होती है? जब वो सबसे कम एनर्जी रिलीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है तो वो पक्का 3 में जंप करा है, क्योंकि 3 में जंप करेगा तो सबसे कम एनर्जी रिलीज करेगा, और 1 में करेगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? hc/λ। एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा। तो मतलब 4 से 3 में ट्रांजिशन हुआ है फर्स्ट वाले केस में। हम समझ गए, इतने समझदार हम हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, द न्यू स्टेट? वेरी गुड बेटा। तो थर्ड एक्साइटेड मतलब n1 तो हमारा 4 है और n2 हमारा 3 है, हमने पकड़ लिया। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, मतलब जंप 4 से 3 में हुआ है, वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको पता है। और वेलोसिटी के फॉर्मूले में पता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है। तो अगर मैं v1/v2 लिखूंगा तो n1/n2 तो 4/3 है, तो v1/v2 विल बी 3/4। तो मेरा ऑप्शन आएगा कौन सा सही बेटा? बी ऑप्शन सही आएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।